बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन सेकंड ईयर का स्टैट्स का चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करूँगी और एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। जी स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने एस्टिमेशन में डेफिनेशंस क्या क्या करनी हैं ये मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ इसमें है क्या। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। जी स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस इज़ अ फील्ड कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन by using observed values of random variables which are governed by these distributions. जी, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस होता क्या है? इज़ अ फील्ड कंसर्न्ड, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं विद ड्राइंग कंक्लूजन, नतीजा निकालते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशंस के मुतालिक यानी कि मतलब डाटाज़ के मुतालिक, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस के मुतालिक बाय यूजिंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल जो हमारे पास होगा ना, जिससे हम एक्सपेरिमेंट अपने जनरेट कर रहे हैं, रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होंगी उनको ऑब्जर्व करके हम नतीजे निकालेंगे, ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन विच आर गवर्नड बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस आर द कंक्लूजन made about the unknown value of the parameter of a population using a limited information contained in an observed sample taken from it at random. The two most important types of statistical inferences are, ये दो types हैं statistical inference की, estimation of parameters and testing of hypothesis। ये दोनों आपने करने हैं, दोनों की सेपरेट डेफिनेशन होगी। ये चैप्टर होगा जो फर्स्ट है, ये चैप्टर 12 है, और ये जो दूसरा है ये चैप्टर 13 है। यानी कि दो इसके मेथड हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के। पहला हम 12 चैप्टर में पढ़ेंगे और दूसरा हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन क्या है? द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। जी, कि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन एक प्रोसीजर है ऑफ मेकिंग जजमेंट बनाने का एक प्रोसीजर है। अबाउट किसके बारे में जजमेंट करनी है, किसके बारे में किसको जज करना है? अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। आपको पता है ना, पॉपुलेशन जो होती है, दो ही चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं कि आप के पास एक बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन है, उससे आप एक छोटा हिस्सा सैम्पल निकालते हैं। ये पॉपुलेशन और ये सैम्पल, और इसके पैरामीटर, ये इसके रिज़ल्ट्स हमारे पास पैरामीटर हैं जो कि हमारे पास अननोन हैं, और इसके रिज़ल्ट को स्टैटिस्टिक कहते हैं। जी, ये अननोन जो पॉपुलेशन पैरामीटर है इनको हम एस्टिमेट करते हैं। द स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर बाय यूजिंग सैम्पल ऑब्जर्वेशन। सैम्पल की ऑब्जर्वेशन या सैम्पल के रिजल्ट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व करके हम पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट बताते हैं। ये है इस चैप्टर का खुलासा कि हम इसको यूज़ करके इसके रिजल्ट्स बताएंगे। जी, यहाँ तक आपने इसकी याद करनी है डेफिनेशन। उसके बाद इसको जस्ट आप एक बार रीड कर लें, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा बिकॉज इट इज़ impracticable to examine the entire population in order to make such an exact determination. Statistical estimation procedures provides है, ये इसके दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पैरामीटर। द ऑब्जेक्ट of point estimation is to obtain a single number from the sample that is intended for estimating the unknown true value of a population parameter. जी, ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट एस्टिमेशन का ये जो पहली है हमारे पास, इज़ टू ऑब्टेन अ सिंगल नंबर फ्रॉम द सैम्पल दैट इज़ इंटेंडेड फॉर एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ
ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। वही के जो मैंने आपको बात बताई है कि हम इसको यूज़ करके इसके बारे में रिज़ल्ट बताएंगे। तो अगर एक सिंगल वैल्यू बताएं हम इसके बारे में, तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट एस्टिमेशन है, कि एक सिंगल वैल्यू हम बता रहे हैं। पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है? अब पॉइंट एस्टिमेटर इज़ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक दैट इज़ यूज टू एस्टिमेट द अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब देखें इस चैप्टर में डेफिनेशन में आपको बार बार ये ज़रूर पढ़ने को मिलेगा, इज़ यूज टू एस्टिमेट द अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। बार बार देखें आपको यही नज़र आ रहा है कि हम उसको अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, सैम्पल इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट ये आपने जस्ट रीड करना है, ना भी करें तो इस ऐसा कोई इसकी नहीं है, बस इसमें आप ये पॉइंट एस्टिमेशन वाली डेफिनेशन ही याद कर लें तो इनफ है। ये सेकंड भी बेशक ना याद करें, देख लें एक बार, लेकिन ये फर्स्ट याद करनी है। नेक्स्ट पेज है, इस पे ये डेफिनेशंस, बस आप ये डेफिनेशंस नहीं है, बस ऐसा आप इसको रीड कर लें, ना भी करें तो इशू नहीं है। अनबाइस्डनेस, अनबाइस्डनेस की डेफिनेशन आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एस्टिमेटर शुड बी सेंटर्ड इन सम सेंस एट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड बिकॉज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ अ मेजर ऑफ द सेंटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। कि अनबाइस्डनेस होती क्या है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन estimator should be centered in some sense at the value of the parameter to be estimated because expected value is a measure of the center of a distribution. A reasonable requirement for an estimator t may be, और ये अनबाइस्डनेस की कह लें कि प्रॉपर्टी है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी बराबर होना चाहिए थीटा के। टी क्या है इसमें? टी है सैम्पल स्टैटिस्टिक, जो सैम्पल का रिजल्ट है उसको हम टी कहेंगे और पॉपुलेशन का रिजल्ट को थीटा कहेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी बराबर होगा थीटा के। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अनबाइस्डनेस ऑफ द एस्टिमेटर टी, यानी कि ये अगर होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे टी जो एस्टिमेटर है ना, टी एक एस्टिमेटर है ना, जो सैम्पल का रिजल्ट होता है ना उसको हम एस्टिमेटर कहते हैं। जो टी एस्टिमेटर है ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एन अनबाइस्डनेस प्रॉपर्टी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी। बेशक आप इसमें यही लाइन याद कर लें, ये यहाँ तक, और शुरू से आपने अगर ऐड करना है तो आप ये पहली लाइन ऐड कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐड कर लें, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर लें, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन, ये आप एक बार जस्ट रीड कर लें कि बाइस्ड एस्टिमेटर क्या होते हैं। एन एस्टिमेटर टी ऑफ अ पॉपुलेशन थीटा इज सेड टू बी बाइस्ड इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू थीटा। अगर वो नॉट इक्वल्स टू थीटा आ रहा है इट मीन्स कि बाइस्ड एस्टिमेटर है। टी के बारे में ही कहा जाता है ना, बाइस होता क्या है। बाइस, इफ एन एस्टिमेटर टी ऑफ अ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा इज बाइस्ड द अमाउंट ऑफ इट्स बाइस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा। कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा करें तो वो 22 आ जाती है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी के सैम्पल का रिजल्ट माइनस करें पॉपुलेशन का रिजल्ट। तो ये बात तो पहले भी आपको बताई थी ना कि एरर यही होता है कि सैम्पल के रिजल्ट को माइनस कर दें पॉपुलेशन के रिजल्ट से, तो वही बात है, इसको हम 22 कहेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ये नहीं करनी है मतलब, लेकिन अभी मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रही। उसके बाद आ जाए बेस्ट एस्टिमेटर पे, ये करना है, रीड करती हूँ। लेट x1 x2 so on xn बी अ random sample of size n from the distribution among the class U of all unbiased estimators for a given parameter theta. The estimator T star, बहुत सारे एस्टिमेटर हैं, उनमें से T star is said to be a best or minimum variance estimator if among the class U of all unbiased estimators none has a smaller variance than T star. जी स्टूडेंट्स, बेस्ट एस्टिमेटर के अनबाइस्डनेस की तो आपको समझ आ गई है कि अनबाइस्डनेस में क्या होता है। अनबाइस्ड, इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी बराबर आ जाती है थीटा के, यही आपने डिस्कस किया है ना। तो अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर
ऐसे बहुत सारे अनबाइस्ड एस्टिमेटर मौजूद हों, ठीक है, ऐसे आपको होता है ना एस्टिमेटर सैम्पल के कई सारे रिजल्ट्स निकल सकते हैं, कई सारे सैम्पल होते हैं बसाते खुद, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी कई एक्सपेक्ट टी हों, कई एस्टिमेटर हों जो कि अनबाइस्ड हों, उनमें से बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट वो होगा जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस स्मॉलर होगा, ठीक है, उसको हम टी स्टार से डिनोट करेंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने रीड करती हूँ कि यही बात बताई गई है। लेट x1 x2 so on x n बी आर रैंडम सैम्पल ऑफ साइज n। जी, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं ऑफ साइज n फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द क्लास u ऑफ ऑल अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अब u जो है ना ये कंटेन कर रहा है तमाम अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स, टी हैं एस्टिमेटर्स और ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं सारे इसमें, फॉर अ गिवन पैरामीटर थीटा आपको पता है पॉपुलेशन रिजल्ट है, पॉपुलेशन का रिजल्ट तो एक ही होता है लेकिन टी बहुत सारे हो सकते हैं। The estimator T star is said to be a best or minimum variance estimator if among the class U of all unbiased estimator none has a smaller variance than T star। यानी कि अनबाइस्ड एस्टिमेटर जितने भी मौजूद हैं उन सब में बेस्ट वो होगा जिसका मिनिमम वेरिएंस होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक है बेस्ट एस्टिमेटर की, ये आपने देखनी है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पर आ जाएं। इंटरवल एस्टिमेशन, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। इंटरवल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ, पीछे आपने क्या पढ़ा है, पॉइंट एस्टिमेशन। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये पॉइंट एस्टिमेशन क्या थी कि आपने जो पॉपुलेशन के बारे में रिज़ल्ट निकालना है, अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जो रिज़ल्ट निकालना है बाय यूजिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन, तो वो एक सिंगल रिज़ल्ट हो, ठीक है। इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होगा, हम रिज़ल्ट्स की एक रेंज दे देंगे कि हो सकता है हमारा रिज़ल्ट 10 से 20 के दरमियान लाइक आ रहा हो, ठीक है। जब एक रेंज हमने दे देनी है उसको हम इंटरवल एस्टिमेशन कहेंगे। इंटरवल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरवल फ्रॉम आवर रैंडम सैम्पल। एक इंटरवल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको हम फ्रॉम अ रैंडम सैम्पल, उसको हम इंटरवल एस्टिमेशन कहेंगे। सच दैट प्रायर टू सैम्पलिंग it has a high specified probability of including the unknown true value of a population parameter। इसकी हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी है ऑफ इंक्लूडिंग द अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन। यानी कि ये जो रेंज हम एक इंटरवल बता देंगे ना, जैसे 10 to 20 मैंने बताया, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हाई स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी है कि हमारा जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो इसी रेंज में ही लाई करेगा, ठीक है। ये हम ऐसा नहीं कि हम ऐसी कोई रेंज देती है, हम उसके बारे में श्योरिटी देते हैं कि वो दोनों पॉपुलेशन का रिज़ल्ट इसमें ही लाई करेगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नीड फॉर, ये आप नाम बेशक करें। नेक्स्ट है कोफिशिएंट कोरिलेशन, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। जी ये करना है, ये मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। ये करना है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल के तो आपको समझ आ गई ना, अभी बैक साइड पे हमने पिछले पेज पे पढ़ी है। वी नो दैट प्रायर टू सेलेक्टिंग द रैंडम सैम्पल, रैंडम सैम्पल के सिलेक्ट करने से पहले द प्रोबेबिलिटी इज़ 1 माइनस अल्फा दैट द कॉन्फिडेंस इंटरवल वी ऑब्टेन विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। यानी कि हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अल्फ़ा क्या है? जी स्टूडेंट्स, अल्फ़ा हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। एक किस्म की गलती की जो चांस है ना, प्रोबेबिलिटी है जो एक किस्म की गलती की प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। यानी कि एक किस्म की गलती क्या हो सकती है कि कोई एक बंदा एलिजिबल है, यानी कि वो लायक है, काबिल है, इंटरव्यू के लिए गया है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये एक किस्म की गलती होगी। दो किस्म की गलती क्या है कि कोई एक नाकाबिल बंदा गया है, यानी कि वो इस काबिल नहीं है, उसके पास डिग्री भी कंप्लीट नहीं है, वो इंटरव्यू के लिए जाए और उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। यानी कि एक तो वो नाकाबिल है, उसके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, और दूसरा उसको सिलेक्ट कर लिया गया, तो वो कितना नुकसान नेक्स्ट करेगा, उसके पास इतनी काबिलियत ही नहीं है, तो उसको हम टाइप 2 एरर करेंगे। टाइप 1 एरर यही है कि वो काबिल हो लेकिन उसको सिलेक्ट ना किया जाए। काबिल तो वो है ना, लेकिन उसको बस सिलेक्ट नहीं किया गया, तो एक किस्म की गलती है। टाइप 1 एरर की जब प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस हो तो वो अल्फ़ा होता है।
अब अल्फ़ा के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत छोटा सा हम एक एज्यूम करते हैं अपने क्वेश्चंस में, इसकी वैल्यू अल्फ़ा की बहुत छोटी होती है, 5% हम मोस्टली रखते हैं, 100 में से सिर्फ 5% हम कह लें कि होते हैं कि शायद हमारे आंसर में गलती हो, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, ये अल्फ़ा है ना, इसका ऑपोजिट होता है 1 माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस अल्फ़ा बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अल्फ़ा अगर आपको कह रही हूँ कि छोटी वैल्यू होती है यानी कि 5% होती है, ये मोस्टली 5% ली जाती है, तो 1 माइनस अल्फ़ा क्या होगी, 95%, ठीक है, ये 95% होगी। अब 95% 1 माइनस अल्फ़ा का मतलब है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी जो हम एक इंटरवल बनाएंगे, हमारी रेंज उस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है उस रेंज उस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है पॉपुलेशन का रिज़ल्ट। जी एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको पढ़ देती हूँ। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल वी नो दैट prior to selecting the random sample the probability is 1 minus alpha that the confidence interval we obtained will include the population parameter theta, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा जो कि बहुत ज़्यादा है 95%, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन का रिज़ल्ट है ना थीटा, वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट आपका इसमें कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू है। अब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका, ये आप बेशक एक बार बस रीड कर लें कि इसका मतलब क्या है। 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन म्यू का क्या मतलब है कि हम 100% कॉन्फिडेंस है कि हमने जो रेंज दी है हमारा रिज़ल्ट पॉपुलेशन का उसके अंदर ही लाई करेगा। बस आप एक बार इसको देख लें कि ये ऐसा जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इसका फार्मूला है, म्यू सेंटर में होगा और एक्स बार प्लस माइनस जेड 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर 10, ये इसका फार्मूला है। ये है क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इसमें ये एक बार इसको रीड कर लें कि एनी पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर नोन एंड अननोन व्हेन एन लार्ज हो तो नोन में क्या सिचुएशन बनती है, अननोन में क्या सिचुएशन बनती है, कब आपने इसमें z अप्लाई करना है या क्यों करना है, ये सब इसकी रीज़न है। ये क्वेश्चन है जब आप करेंगे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा डेफिनेशन के लिहाज से चीज़ नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 12.6 जो कि MCQs इसमें से आ सकते हैं, डेफिनेशंस की फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हैं, तो ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने रीड करती हूँ और आप इसमें से MCQs के लिए प्रिपेयर हो जाएँ। Statistical inference is the conclusion made about the unknown value of population parameter by using the sample observations. Statistical inference is the conclusion made about the unknown value of population parameter by using sample information. ये definition का ही हिस्सा है statistical inference की, कि statistical inference में हम नतीजा निकालते हैं unknown population parameter के बारे में by using sample information. The statistical estimation is a procedure of making judgment about the unknown value of population parameter by using, देखिए यही वर्डिंग दोबारा से रिपीट हो रही है कि population parameter के बारे में ये रिज़ल्ट निकालना by using sample information। statistical estimation ये एक प्रोसीजर है जो कि statistical inference से ही निकला है। The object of पॉइंट एस्टिमेशन इज़ टू ऑब्टेन अ सिंगल नंबर, हम एक सिंगल नंबर निकालेंगे फ्रॉम द सैम्पल दैट इज़ इंटेंडेड फॉर एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। देखिए अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर को हमने रिज़ल्ट निकालना है बाय यूजिंग सैम्पल इन्फॉर्मेशन, और उसके बारे में हम एक सिंगल पॉइंट रिज़ल्ट दें तो उसको हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। और आर पॉइंट एस्टिमेटर इज़ अ रैंडम वेरिएबल वेयर एज एन एस्टिमेट इज़ अ कांस्टेंट। जी एस्टिमेटर क्या होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंट एक है डेफिनेशन, एस्टिमेटर और एस्टिमेट, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये अभी पीछे डिस्कस नहीं हो सकी कि एस्टिमेटर क्या होता है। एस्टिमेटर होता है एक रैंडम वेरिएबल, एस्टिमेटर इज़ अ रैंडम वेरिएबल होता है, लेकिन एस्टिमेट क्या होता है, एक सिंगल रिजल्ट कांस्टेंट। जी फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूँ कि यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू 10, तो इसमें ये जो 10 है ना, ये है एस्टिमेट। जिस तरह कहते हैं ना, हमने कोई घर में अलमारी बनवानी हो तो हम कहते हैं कि इसका एस्टिमेट लगवाओ, तो ये
जो न्यूमेरिकल फिगर होता है उसको हम एस्टिमेट कहते हैं, और जो कह लें फार्मूला है या सैम्पल का इंफॉर्मेशन हमें लेनी है उसको हम एस्टिमेटर कहेंगे, एस्टिमेटर। ठीक है, ये एस्टिमेटर है और ये एस्टिमेट है। ये एक रैंडम वेरिएबल होगा और इसका ये जो है ये एक सिंगल एस्टिमेट होगा। अ पॉइंट एस्टिमेटर इज़ अ रैंडम वेरिएबल वेयर एज एन एस्टिमेट इज़ अ कांस्टेंट। पांचवा है एन एस्टिमेटर इज़ अनबाइस्ड। एन एस्टिमेटर जो है वो अनबाइस्ड है इफ़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ इक्वल्स टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी अगर थीटा के बराबर हो या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कह लेंगे एक्स बार अगर म्यू के बराबर हो तो हम इसको कहेंगे कि ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है, टी या एक्स बार एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ टी इज़ अ बाइस्ड एस्टिमेटर देन बाइस इज़ द डिफरेंस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द पैरामीटर थीटा। यानी कि वही बात बाइस की मैंने आपको बताई है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी माइनस थीटा दोनों का डिफरेंस हम जो होगा वो बाइस होगा। अगर ये बाइस्ड एस्टिमेटर है तो इन दोनों का डिफरेंस बाइस होगा। द सैम्पल मीन एक्स बार इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है ना ये म्यू के बराबर होता है। मीन का सैम्पल रिजल्ट जो है वो बराबर होता है, इसकी एक्सपेक्टेशन बराबर होती है म्यू के, और ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। द सैम्पल प्रोपोर्शन पी इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई। यानी कि पी जो है ना, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी अगर मैं लूँ तो वो पाई के बराबर होता है, यानी कि पी एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। द सैम्पल वेरिएंस एस स्क्वायर इज़ एन अनबाइस्ड। जो एस स्क्वायर ऊपर हैट है ना जिसमें डिवाइड में n-1 आता है ये भी अनबाइस्ड है। इधर से एक्स बार एक अनबाइस्ड है, पी अनबाइस्ड है, और यहाँ से जिसके एस स्क्वायर हो स्मॉल एस स्क्वायर बेसिकली इसको डिनोट करते हैं और डिवाइड में n-1 हो, ये एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। आगे क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंटरवल फ्रॉम अ रैंडम सैम्पल such that prior to sampling it has a high specified probability of including the unknown true value of a population parameter. It has a high specified probability of including, यानी कि हाई कह लें कि प्रॉबिलिटी होती है कि हमारा जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है वो इस इंटरवल इस रेंज के अंदर ही लाई करेगा। नेक्स्ट है the width of a confidence interval is decreased if the level of confidence 1 minus alpha is decreased। ये इस तरह के हमने क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड किए हुए हैं कि जो क्योंकि आपको पता है ना फार्मूला ये होता है एक्स बार प्लस माइनस z1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट n, ये फार्मूला होता है। तो अब वो कहते हैं विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये विड्थ होगी ना, यानी कि प्लस माइनस हमने करना है, ये विड्थ इज़ डैश इफ़ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिक्रीज़। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये अगर डिक्रीज़ हो जाए तो ये पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट भी डिक्रीज़ आएगा, ये पूरा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो एक डिक्रीज़ चीज़ होगी तो एक्स बार प्लस माइनस एक डिक्रीज़ चीज़, तो वो टोटल इंटरवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमारा यही 1 माइनस अल्फ़ा ही है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना, जैसे अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसके डिक्रीज़ होने से ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा के डिक्रीज़ होने से हमारा जो इंटरवल है कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये भी डिक्रीज़ होगा। तो इट मीन्स ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, द प्रिसिजन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को हम डिक्रीज़ करें तो प्रिसाइज़ यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मोर प्रिसाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा हो जाएगा। कॉन्फिडेंस अगर इस चीज़ को मैं प्रिसाइज मतलब छोटा होना, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा कैसे होगा अगर मैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज़ करूँ। वही ये जो इसमें और इसमें तीनों में एक ही चीज़ पूछी जा रही है कि इस 1 माइनस अल्फ़ा के डिक्रीज़ होने से
कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा हो जाएगा मीन्स प्रिसाइज हो जाएगा। इन दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है और यहाँ पे वही डिक्रीज़ लिखा हुआ है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीजेस इफ़ द सैम्पल साइज, अब n से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि इस इंटरवल जो हम प्लस माइनस करेंगे और एक हमारी रेंज निकलेगी कि हमारा रिज़ल्ट 5 से 15 के दरमियान लाई कर रहा है। n अगर हम कर दें सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ कर दें, n के इंक्रीज़ करने से इस इंटरवल पे क्या असर पड़ेगा? देखिए n अगर बड़ा हो जाए, n डिवाइड में लिखा हुआ ना, डिवाइड में चीज़ बड़ी हो जाए तो ओवरऑल चीज़ छोटी हो जाती है ना। ये तो बात आपको पता है कि डिवीजन में अगर बड़ी हो जाए ओवरऑल छोटी हो जाती है, तो इसके छोटे होने से हमारा इंटरवल छोटा हो जाएगा। द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीज्ड इफ़ द सैम्पल साइज इज इंक्रीज्ड। द कॉन्फिडेंस, पाँचवा इसका पॉइंट है, द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ आल्सो कॉल्ड डैश ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। अभी मैंने आपको जिस तरह 1 माइनस अल्फ़ा का बताया है कि 1 माइनस अल्फ़ा यानी कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है इसको हम कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं। नेक्स्ट, 1 माइनस अल्फ़ा इज़ द probability that the interval estimated includes the unknown value of population parameter। वही बात कि हमारी ये जो रेंज है, जिस तरह ये रेंज हमने बनाई है 5 to 15, कि इस रेंज के अंदर हमारा पॉपुलेशन का रिज़ल्ट लाइक आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल एस्टिमेटर इंक्लूड यानी कि शामिल कर रहा है अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी कि 5 to 15 जिस तरह अगर हमने एग्जांपल ली है इसके अंदर ही लाई कर रहा है। 1 माइनस अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा पॉपुलेशन का रिज़ल्ट इसके अंदर ही लाई कर रहा है, चांस है। A sample consisting of 30 or less observations is known as a dash sample। A sample consisting of 30 or less ऑब्जर्वेशन, जिसमें 30 या लेस ऑब्जर्वेशन हो ना उसको हम स्मॉल सैम्पल कहते हैं। और जिसमें 30 यानी कि एक क्राइटेरिया है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 30 से छोटा अगर सैम्पल हमारा होगा तो वो स्मॉल सैम्पल है, 30 से बड़ा होगा तो वो लार्ज सैम्पल है। और दोनों के लिए फिर डिफरेंट कह लें कि हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं, स्मॉल के लिए, लार्ज के लिए। द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस आर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है यानी कि इस चैप्टर का नाम जो है आर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, दोनों हैं ट्रू। द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स आर पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल, यानी कि दो इसके हिस्से हैं, ये भी ट्रू है। A point estimator is a sample statistic that is used to estimate the unknown value of population parameter, exactly true। The a point estimate is a specific value, estimate है ना तो इसमें specific value आ जाएगी of an estimator computed from the sample data after the sample has been observed, ये भी true है। An estimate जो कि एक single result होता है obtained from the sample observation is always a point estimate। No, estimate हमारा point estimate सिर्फ नहीं होता, इसमें interval estimate भी हो सकता है जी। नेक्स्ट लास्ट पेज रह गया है हमारा 12 चैप्टर का। इसमें देखें पॉइंट एस्टिमेटर्स में बी मोर यूज़फुल दैन इंटरवल एस्टिमेटर्स बिकॉज प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स आर अटैच टू पॉइंट एस्टिमेट। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं कि पॉइंट एस्टिमेट ज़्यादा यूज़फुल हैं इंटरवल एस्टिमेटर के। इंटरवल एस्टिमेटर बहुत यूज़फुल हैं क्योंकि इसमें एक रेंज दे दी जाती है, इसके अंदर ही लाइक आ रहा है हमारा रिजल्ट। द पॉइंट एस्टिमेशन प्रोवाइड्स टू values with a probability statement for estimating the unknown true value of a population parameter, ये false है। A confidence interval is a type of statistical inference, जी ये ट्रू है कि स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बेसिकली चैप्टर का नाम है, उसमें फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इसका है वो हम 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। A point estimate provides information about the precision of the estimate, जी ये फॉल्स है कि पॉइंट एस्टिमेट जो है ना वो एस्टिमेट के प्रिसाइज होने में हमारी नहीं बताता हमें। उसके बाद वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रिसीजन ऑफ एन इंटरवल। प्रिसाइज मतलब छोटा है या बड़ा है इंटरवल एस्टिमेट बाय द चॉइस ऑफ सैम्पल साइज और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस।
तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता है ना कि आप इंटरवल को प्रिसाइज यानी कि छोटा कैसे कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज़ एंड बाय डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा अगर डिक्रीज़ हो जाए तो इंटरवल प्रिसाइज हो जाएगा, या सैम्पल साइज़ अगर इंक्रीज़ हो जाए तब भी इंटरवल प्रिसाइज हो जाएगा। तो ये फॉल्स है कि इसका कोई असर नहीं है इन दोनों चीज़ों पे। द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीजेस इफ़ द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज़ डिक्रीज्ड। ये भी फॉल्स है। आपको पता है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्रीज़ करता है अगर कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा इंक्रीज़ करे। डिक्रीज़ करने से इन दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेशन है दोनों का, एक के इंक्रीज़ करने से दूसरा भी इंक्रीज़ होता है। द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीजेस इफ़ द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट इज़ डिक्रीज्ड। ये ट्रू है कि एक के डिक्रीज़ होने से दूसरा भी डिक्रीज़ करेगा। द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। ये भी ठीक है। उसके बाद है द प्रिसीजन ऑफ एन इंटरवल यानी कि उसका प्रिसाइज यानी कि छोटा होना एस्टिमेट कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाया जा सकता है उसका प्रिसाइज यानी कि मोड रिड्यूस किया जा सकता है बाय डिक्रीजिंग द सैम्पल साइज़। नहीं, ये गलत है। उसकी प्रिसीजन यानी कि इंटरवल की प्रिसीजन को बढ़ाने मतलब है कि इंटरवल छोटा करना। प्रिसाइज मतलब बहुत ही कह लें कि एक जगह पे ही वो ना छोटी सी रेंज में इंटरवल है। प्रिसीजन बढ़ाने का मतलब है कि हम इंटरवल को छोटा सा कर रहे हैं। इंटरवल छोटा कैसे होता है, जब सैम्पल साइज़ से क्या इसका रिलेशन है, सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ हो तो इंटरवल छोटा होता है, बाय डिक्रीजिंग द सैम्पल साइज़ नहीं होता। अगर सैम्पल साइज़ डिक्रीज़ हो तो हमारा इंटरवल छोटा होगा। ये फॉल्स है। द प्रिसीजन ऑफ एन इंटरवल एस्टिमेट कैन बी इंक्रीज्ड ईदर बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज और बाय डिक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। बिल्कुल ठीक है कि इंटरवल को हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं कि या तो हम इंक्रीज़ करें अपने सैम्पल साइज़ को या हम डिक्रीज़ करें कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को। प्रिसीजन इस इंटरवल एस्टिमेट की प्रिसीजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि इंटरवल बड़ा हो रहा है। इंटरवल एस्टिमेट की प्रिसीजन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि इंटरवल बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि इंटरवल छोटा हो रहा है। प्रिसीजन का मतलब ये है कि एक जगह पे इंटरवल छोटा हो जाए। ठीक है, इंटरवल छोटा कैसे किया जा सकता है, या तो सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ कर दें या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को डिक्रीज़ कर दें। हम देखिए, मैंने ये नोट किया है कि पिछले हम एमसीक्यूज़ में काफ़ी ये भी पेज किया है, पिछला पेज भी किया है, ये दो ही चीज़ें बार बार वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरवल जो एस्टिमेट है वो छोटा कैसे होता है और बड़ा कैसे होता है, यानी कि सैम्पल साइज से उसका क्या रिलेशन है और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है। यानी कि इंटरवल छोटा होगा जब सैम्पल साइज़ बड़ा हो जाएगा। सैम्पल साइज से इसका अपोजिट रिलेशन है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इंटरवल एस्टिमेट या जो है ये डिक्रीज़ कैसे होगा, सैम्पल साइज से क्या इसका क्या रिलेशन है, सैम्पल साइज अगर इंक्रीज़ हो जाए, और दूसरा क्या है कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। जिसको हम 1 माइनस अल्फ़ा कहते हैं। ये डिक्रीज़ कैसे होगा, इसके डिक्रीज़ होने से, यानी कि इसका और इसका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है और इसका आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये इंटरवल एस्टिमेट है और इसका प्रिसाइज होने का मतलब है कि इंटरवल एस्टिमेट छोटा है। प्रिसीजन का ये मतलब है कि ये इंटरवल एस्टिमेट छोटा कैसे होगा, नीचे कैसे आएगा। अल्फ़ा इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल एस्टिमेट इंक्लूड्स द अननोन ट्रू वैल्यू ऑफ, नहीं अल्फ़ा नहीं 1 माइनस अल्फ़ा प्रोबेबिलिटी होती है कि इंटरवल एस्टिमेट हमारा ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन को कंटेन कर रहा है, अल्फ़ा नहीं 1 माइनस अल्फ़ा। द स्टैटिस्टिक टी कैन बी यूज्ड इन मेकिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉन नॉर्मल। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशंस और इसके एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। आप एक बार ज़रूर जो आपको मैंने नोट्स में डेफिनेशन करवाई हैं उसको भी देखें और इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।